राम राम किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। एक बार पुनः हम आपके बीच जुड़ चुके हैं रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर। जी हाँ, ये विशेष कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और साथ ही साथ प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एक बार पुनः हम लोग अपने इस कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ को लेकर आए हैं और एक विशेष टॉपिक भी लेकर आए हैं, विषय भी लाए हैं, जिससे सही और सटीक जानकारी प्राप्त करके हमारे किसान भाई अपनी आमदनी अच्छी कर सके, साथ ही साथ बेहतर कृषि भी कर सकें। तो आइए देर नहीं करते, अपने मेहमान को आपसे रूबरू कराते हैं, उनका स्वागत करते हैं। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रीजनल एग्रोनॉमिस्ट श्री शुभम अत्रे जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से हमारे रेडियो पर। नमस्कार मैम, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में दोबारा आके, क्योंकि आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम बहुत बढ़िया जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन भी हमारा बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी एक जो अच्छा टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लाए हैं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कृषि क्षेत्र में। आज हम बात करने वाले हैं गन्ना, गेहूं, सरसों और मटर की अंतर फसली प्रबंधन। ये बहुत जरूरी है शुभम जी हमारी मृदा स्वास्थ्य को देखकर। बिल्कुल जी, और ये मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं उनके आर्थिक मुनाफे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आज हमने ये टॉपिक चुना है। बिल्कुल, तो आइए आपसे हम पहला सवाल इसी विषय पर करते हैं। सबसे पहले शुभम जी हम ये जानना चाहेंगे कि इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसल ये क्या है और किस तरह से किसानों के लिए ये फायदेमंद है। देखिए पूजा जी, इंटरक्रॉपिंग एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलें हम एक साथ उगाते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो रहता है कि हम किस तरह से भूमि का अधिकतम उपयोग करके अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करें, जिससे कि हमारी फसल में जो नुकसान के जोखिम है वो कम हो जाते हैं, हमारी फसल की उपज हम अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं। और इसकी आवश्यकता आज हमारे किसान भाइयों को इसलिए भी है पूजा जी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके रहने के लिए कॉलोनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट कह सकते हैं हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड पर इस समय है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर लैंड लगातार कम होती जा रही है। और ऐसे में फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आज हमें कुछ नई पद्धतियों पर, नई टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम एक जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, जितनी हमारी पास खेती योग्य भूमि है, उस पे हम कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो उसके लिए आज इंटरक्रॉपिंग बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरक्रॉपिंग कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिर्फ एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाते हैं हम। दूसरा, आज इसकी जरूरत क्यों है और ये क्यों किसानों के लिए फायदेमंद है, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि हमारे भारत में जो प्रति व्यक्ति के हिस्से जो भूमि है खेती योग्य वो बहुत कम है। ये कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि प्रति व्यक्ति के हिस्से में आ रही है। तो ऐसे में अगर किसानों के पास खेती योग्य भूमि ही कम है और उनकी मुख्य जीविका का जो साधन है वो खेती है, तो ऐसे में जो भूमि उनके पास है उससे प्रोडक्शन बढ़ाना, उससे मुनाफा बढ़ाना किसानों की आज जरूरत है। और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए, उसी मुनाफे को बढ़ाने के लिए आज हमें इंटरक्रॉपिंग की तरफ जाने की जरूरत है, और जिसके लिए आज हम अपने किसान भाइयों को इसके संबंध में कुछ अहम जानकारियां देने की कोशिश करें। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने शुभम जी। अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं यानी हम अंतर फसलीय करते हैं प्रबंधन, तो इससे जहां हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है वहीं हमारा खेत भी खाली नहीं जाता और किसान भाइयों को मुनाफा ही मुनाफा पूरे साल रहता है, क्योंकि यही उनकी आजीविका भी है। हाँ जी, देखिए ये बहुत, जिसके अभी मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई, और पूजा जी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास संसाधनों की थोड़ी कमी रहती थी, हमारे पास एग्रीकल्चर मशीनरी उस हिसाब से नहीं थी,
पर पिछले कई वर्षों से, लगभग 8-10 वर्षों से हमारे जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसने काफी नए इम्प्लीमेंट्स का निर्माण किया है, जिससे आज हमारे किसान भाइयों के पास बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट्स या बहुत अच्छे ऑप्शन में इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, जिससे कि उन्हें खेती में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हुई जो आज हम करने वाले हैं, अपने विषय है हमारा गन्ना, गेहूं, सरसों और मटर की अंतर फसली प्रबंधन। लेकिन इसके अलावा भी मैं अभी जानना चाहूंगी कि वर्तमान समय में कौन कौन सी फसलों की आपस में इंटरक्रॉपिंग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो पूजा जी, जैसे हमारा अभी रबी सीजन का आगाज हो चुका है, और रबी सीजन यानी कि वो फसलें जो जिनकी बुआई ठंड के दिनों में की जाती है, और इसके लिए हमारे पास जो आज के समय में ऑप्शन है वो है हमारे गन्ने फसल एक मुख्य फसल है जो कि लंबी अवधि की फसल है। तो इसके साथ हम इंटरक्रॉपिंग में जो फसलें ले सकते हैं, सहयोगी फसलें ले सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा सरसों की फसल है। दूसरा, हम अपने इसके साथ गन्ने की फसल के साथ गेहूं की बुआई कर सकते हैं। साथ में अगर हमारे पास कुछ किसान भाई अगर जो आर्थिक मुनाफे को और बढ़ाना चाहते हैं तो वो गन्ने के साथ मटर की खेती कर सकते हैं। और कुछ किसान अगर दलहनी फसलों की तरफ जाना चाहते हैं तो वे किसान भाई हमारे पास चने की भी खेती का ऑप्शन है। और ये चारों जो फसलें हैं, जैसे बात हमने की अभी चने की, गेहूं की, सरसों की और मटर की, ये चारों फसलें हमारे मिट्टी के लिए, हमारे आर्थिक मुनाफे के लिए बहुत अच्छी हैं। और दूसरी चीज, अगर हम अपने उत्तरी भारत की बात करें, क्योंकि रबी सीजन में गेहूं मुख्यतः उत्तरी भारत और थोड़ा पूर्वी भारत में ही उगाया जाता है, तो इस क्षेत्र में इन फसलों की जो मार्केट डिमांड है वो भी काफी अच्छी रहती है। तो हमारे किसान भाइयों को कोई भी ऐसा इसमें रिस्क नहीं है कि उनकी अगर वो पैदावार भी कर ले और उनकी प्रोड्यूस ना बिके, उनको एक अच्छा प्राइस भी मिलेगा। तो हमारा किसान भाइयों के लिए सबसे बढ़िया तो ऑप्शन यही है कि आप अगर अपने क्षेत्र में गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो गन्ने की बुआई में आप गन्ने की बुआई के साथ साथ आप मटर की खेती कर सकते हैं, चने की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, सरसों की बिजाई कर सकते हैं। तो ये 4 फसलों का कॉम्बिनेशन इस समय आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अगर हमारे किसान भाई गन्ना, गेहूं, सरसों और मटर को समय समय पर इस्तेमाल करके इनकी इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हमारे मृदा का कैसा स्वास्थ्य रहता है और कितना मुनाफा हमारे किसान भाइयों को होगा? जी, देखिए, आज के समय में मैं शुक्रगुजार रहूंगा मैं अपनी इंडिया गवर्नमेंट का, क्योंकि अभी उन्होंने हाल ही में जो रबी की फसलें हैं, जैसे कि गेहूं की फसल और मटर की फसल, सरसों की फसल और चने की फसल, इनका हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो MSP है, मिनिमम स्पॉट प्राइस, वो भी इंक्रीज कर दिया है, वो भी बढ़ा दिया है। और आज हमारे किसान इस चीज से काफी प्रभावित भी हैं, काफी खुश भी हैं। तो आर्थिक मुनाफे के लिए इनका जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो हमारे किसानों को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। और दूसरी चीज, अगर मैं निश्चित तौर पे डायरेक्ट पैसे की अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो अमूमन जब हमारे किसान भाई अपने खेत में गन्ने के साथ अगर सपोज करो सरसों की बिजाई करते हैं, तो गन्ने की फसल 1 साल की फसल है, उसमें उन्हें एकदम से उसका मुनाफा नहीं मिलेगा, वो 1 साल के बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तब मिलेगी। पर अगर हमारे किसान भाई गन्ने के बीच में सरसों की बिजाई करते हैं तो सरसों की बिजाई में क्या होगा कि उन्हें 1 एकड़ में औसतन 6 से 8 क्विंटल पैदावार देखने को मिलेगी। और 6 से 8 क्विंटल पैदावार हम आसानी से ले सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास अच्छी वैरायटीज उपलब्ध है। 6 से 8 क्विंटल अगर हमारे किसान भाई सरसों की उपज ले लेते हैं तो 1 क्विंटल का आज के समय में मूल्य है लगभग 6,000 के आसपास या 6400 रुपए के आसपास, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। तो सपोज करो अगर 6,000 का मूल्य है और 8 क्विंटल की सरसों 1 एकड़ से हमारे किसान भाई काटते हैं तो कुल मिला के 48,000 रुपए उनके पास एक टोटल प्रोडक्शन वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर वो उसमें से कल्टीवेशन कॉस्ट काटेंगे और शुद्ध मुनाफा निकालेंगे तो उन्हें काफी बढ़िया प्रॉफिट होगा। इसी तरह हम दूसरी फसल की अगर हम बात करें, अगर हम मटर की बात करते हैं, अगर हमारे किसान भाई गन्ने की बुआई अक्टूबर में कर चुके हैं और अक्टूबर में मटर की बुआई का बहुत अच्छा समय है और साथ में उन्होंने मटर की बुआई कर दी, तो मटर की बुआई, मटर एक कमर्शियल क्रॉप है, बिल्कुल हाई वैल्यू क्रॉप की तरह देखी जाती है। और उसमें अगर प्रोडक्शन 40 क्विंटल भी आता है, 35 क्विंटल भी आता है और पर क्विंटल की जो कॉस्ट है
2,000, 2,500 रुपए है, तो आप समझ सकते हैं पूजा जी 60-70 हजार रुपए वहां से भी हमारे किसान कमा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन गेहूं का आता है। गेहूं की बुआई अगर किसान भाई गन्ने के बीच में करते हैं तो निश्चित तौर पे उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो थोड़ी कम आएगी, क्योंकि वो एरिया कम हो जाता है, 2 फसलें आप एक साथ ले रहे हो। पर गेहूं को अगर हम लास्ट में हार्वेस्ट करेंगे और सपोज करो हमारा 15 क्विंटल भी गेहूं निकल जाता है, तो आज के समय में जो एमएसपी है 2585 रुपए, तो उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 37-38 हजार रुपए वहां भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह चने में भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये एक आर्थिक मुनाफा है और जो जिससे हम हमारे किसान भाई काफी प्रभावित भी हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि हम देखते हैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस चीज को काफी किसान भाई भली भांति अपना रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है पूजा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके ही पूरा नफा नुकसान मुनाफा सब बताया हमारे किसान भाइयों को, और ये उनको बहुत काम आने वाला है। जो हमारे नए किसान हैं वो, जो हमारे छोटे किसान हैं वो, और जो एक बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, व्यापारी बन गए हैं किसान भाई, वो भी इसको बहुत आसानी से समझ चुके हैं आपकी बात को, और जरूर इसका लाभ वो उठाएंगे। श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.2। पिछले वर्ष भी हम आपके लिए लगातार ये 1 साल तक कार्यक्रम लाए और हमारे किसान भाइयों ने बहुत इसका फायदा उठाया। आप इस कार्यक्रम को लगातार रेडियो की फ्रीक्वेंसी 90.4 पर हर मंगलवार और शुक्रवार को 12 बजे सुन सकते हैं। इसका पुनः प्रसारण अगले दिन ठीक 12 बजे होता है। और अगर कुछ भी गलती से या कभी बिजी होने की वजह से आपसे कोई कार्यक्रम या कोई हमारा एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ, उनकी बात और जानकारी छूट जाती है, तो हमारा YouTube पेज है 90.4 आगरा की आवाज। इस पर आप जाके वो कार्यक्रम कभी भी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आज हमारे बीच हैं रीजनल एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से श्री शुभम अत्री जी, जो बात कर रहे हैं गन्ना, गेहूं, सरसों और मटर की अंतर फसली प्रबंधन पर। और आपको विशेष रूप से ये मैं बताना चाहूंगी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम निर्देशित है और साथ ही साथ स्पॉन्सर्ड है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शुभम जी, जैसे कि आप और हम बात कर ही रहे हैं कि किस तरह से ये इंटरक्रॉपिंग की जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इंटरक्रॉपिंग करने के लिए किन किन जरूरी बातों का, किन किन जरूरी चीजों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए। पूजा जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर किसी चीज को हमें अच्छे से करना है तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं, और शुरुआत भी सही होनी चाहिए। और हमें मतलब एक जो समस्याएं हमें हमारे सामने आने वाली है उनका भी थोड़ा आकलन जरूर कर लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये सबसे जरूरी है कि जब भी हम इंटरक्रॉपिंग के लिए जाते हैं तो कुछ खास बातों का हमें ध्यान बिल्कुल रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी हम इंटरक्रॉपिंग के लिए फसलें चुनते हैं तो उनका आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन किस तरह से फसलों के बीच में होता है, सपोज करिए जैसे अगर हम बात करें गन्ने की और आलू की, तो ये ठीक है, ये हो सकता है। गन्ने की और अगर मैं बात करूं आलू की और गेहूं की, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें फसलों में आपस में कंपटीशन है थोड़ा। एक तो देखिए, आलू की जो जरूरत होती है पानी की, पोषण की, वो गेहूं से थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए अगर हमारे खेत में, एक ही खेत में आलू और गेहूं की बिजाई हमने कर दी तो कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा कि एक फसल को ज्यादा पानी की जरूरत है, एक फसल को कम पानी की जरूरत है। तो एक फसल की अगर आपको पैदावार बढ़ानी है तो दूसरी पैदावार घट जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें ये देखना है कि दोनों फसलों का जो जड़ों का या कह सकते हैं हार्वेस्टिंग का जो अंतराल हो वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मुख्यतः गन्ने के साथ सरसों की सहफसली है या कह सकते हैं गन्ने के साथ मटर की सहफसली है, तो इसमें इस चीज का कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गन्ने की हार्वेस्टिंग 12 महीने बाद होगी और हमारे मटर की हार्वेस्टिंग, सरसों की हार्वेस्टिंग 3 से 3.5 महीने बाद हो जाएगी। तो इस चीज में भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि हमारी फसल के जो जड़ों का स्ट्रक्चर है, जड़ों की प्रणाली है, वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। गन्ने की फसल जो होती है उसकी जड़ प्रणाली गहरी होती है, उसकी जड़ें बहुत गहरे तक जाती हैं, जिससे वो नीचे तक पोषण प्रबंधन, नीचे से भी पोषण उठा सकती है। पर जो दूसरी फसलें जिनके साथ हम सहफसली लगा रहे हैं, जैसे सरसों की फसल है या मटर की फसल है,
इनका जो जड़ों का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा गहरा नहीं होता, जिससे कि इनके बीच में आपस में खाने के लिए, नमी के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता। तो इस तरह की जरूरी चीजें हमें देखनी है कि हमारी जो सहफसली है उनके बीच में आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो हम खाद पानी अपनी फसल में लगाते हैं वो दोनों फसलों को एक समान एक रूप में मिलना चाहिए, और जिससे कि अच्छा बढ़वार हमें हर फसल की देखने को मिले। तो पूजा जी, ये कुछ 2-3 जरूरी चीजें हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखनी है जब भी वो इंटरक्रॉपिंग के लिए अपने खेत में 2 से 3 फसलें लगाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही मुख्य बात है। लेकिन इसके साथ साथ शुभम जी, एक सवाल मेरे मन में भी आया है कि सब जो हम फसल लगा रहे हैं इंटरक्रॉपिंग में, अंतर फसलीय हम कर रहे हैं, इसमें इन सबका पोषण प्रबंधन अलग अलग होगा, एक होगा, कैसा रहेगा ये बताइएगा। जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे किसान भाई सबसे बड़ी चूक करते हैं कि वो पोषण प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। देखिए, पोषण प्रबंधन जो हम करते हैं वो हम फसल की जरूरत के हिसाब से करते हैं, जिसे हम संतुलित पोषण प्रबंधन भी बोलते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप सोचते हैं कि आप 2 फसलें या 3 फसलें आप 1 एकड़ या एक साथ लगाकर खेती करना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ये जानने की जरूरत है कि मेरी अब उसी मिट्टी पे एक फसल नहीं है, या जो संख्या पौधों की होनी चाहिए थी वो नहीं है, अब मेरी उस खेत में पौधों की संख्या ज्यादा है, और पौधों की संख्या ज्यादा है, पौधे अलग अलग तरह के हैं, तो उसमें डेफिनेटली जो पोषण प्रबंधन होना चाहिए वो भी अलग अलग रूप से होना चाहिए। अलग अलग यानी कि दोनों फसलों या दोनों या तीनों फसलों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है जो समझने की है कि जब भी आप 2 से 3 फसलें अपने खेत में लगा रहे हो, तो आप जो आप एक मिनिमम क्वांटिटी खाद की इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो उसको आपको लगभग 30 से 40% बढ़ाकर डालने की जरूरत है। सपोज करो, अगर आप अपने खेत में 1 एकड़ आपने गन्ने की बुआई की, तो गन्ने की बुआई में आप 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम पोटाश, 25 किलोग्राम 11 मिला कॉम्प्लेक्स, 5 किलोग्राम सल्फर, यूरिया का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहीं अगर आप गन्ने के साथ मटर की बुआई कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस डोज को बढ़ा देना है। आपको 11 मिला कॉम्प्लेक्स बढ़ा देना है, DAP की मात्रा बढ़ा देनी है, MOP की मात्रा बढ़ा देनी है, जिससे कि हमारी जो दोनों फसलें हैं, तीनों फसलें हैं, उनके पास पोषण में कोई कंपटीशन ना हो। उन दोनों फसलों के पास जो भोजन की जो जरूरत है दोनों की, वो पूरी जरूर होती रहे। हालांकि हम देखते हैं कि जब भी हम 2 इंटरक्रॉप लगाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से पोषण प्रबंधन करते हैं, क्योंकि जो दोनों की स्पेसिंग होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। और दूसरी चीज क्या है कि जब हम गेहूं के साथ या गन्ने के साथ मटर की खेती करते हैं, तो मटर एक बहुत जल्दी पककर तैयार होने वाली फसल है, तो उसमें भी हमें खादों का जो इस्तेमाल है थोड़ा अर्ली और थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है। तो पूजा जी, ये कुछ हिसाब है जिससे हम अलग अलग खादों के माध्यम से अलग अलग फसलों की पूर्ति कर सकते हैं। जी जी जी। तो क्या शुभम जी ऐसा भी है कि हमने एक फसल लगाई, उसका पोषण प्रबंधन किया, फिर दूसरी फसल लगाई, उसका पोषण प्रबंधन किया, तो क्या कभी हमारे मृदा में कोई न्यूट्रिएंट अगर ज्यादा हो जाता है, ऐसे में क्या वो नुकसानदायक तो नहीं है? नहीं, ऐसा अमूमन ज्यादातर इस तरह की कोई परेशानी नहीं आती। और इसके लिए पूजा जी सबसे बेहतर ऑप्शन है कि किसान भाइयों को हम हमेशा सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी फसल की बुआई करते हैं तो मृदा परीक्षण के लिए जरूर जाएं। और आज हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में KVK है जहाँ पर मुफ्त में मृदा परीक्षण हो जाता है। दूसरा, प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी है जहाँ पे आप मिट्टी की जांच की सुविधा ले सकते हैं। तो अगर किसान भाई अपनी मिट्टी का परीक्षण कराते हैं तो उन्हें एक जानकारी मिल जाती है कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा उपलब्ध है, और उसी हिसाब से आप पोषण प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी पोषक तत्व की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है और हमें उसका पता लग जाता है तो डेफिनेटली उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं समय रहते हुए। उसमें हम जो अन्य फर्टिलाइजर हैं उसके प्रयोग को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे उस पोषक तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है और हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहती है और साथ में हमारी फसलें भी लगातार अपनी वृद्धि विकास की तरफ अग्रसर रहती है। जी जी जी। और ऐसे में ये मृदा परीक्षण बहुत ही
यूजफुल है, बहुत ही कामगर है। लेकिन और भी कई बातें होंगी, और भी कोई पॉइंट्स होंगे जिसे मिट्टी का स्वास्थ्य मेंटेन किया जा सकता है, बेहतर रखा जा सकता है। शुभम जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। और इंटरक्रॉपिंग से आप कैसे मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में जब हम किसी दलहनी फसल को चुनते हैं, खासकर जैसे अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में चने की फसल है, तो चने के लिए चना एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है इंटरक्रॉपिंग के लिए, खासकर गन्ने के लिए या गेहूं के लिए भी हम कह सकते हैं। और चने की खासियत क्या है कि चना एक दलहनी फसल है, लेग्यूमिनस क्रॉप है, और इनकी प्राकृतिक इनको एक विशेषता प्रदान दी गई है कि इनकी जड़ों में राइजोम बनते हैं जो कि प्राकृतिक तरीके से मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। बिल्कुल। तो दलहनी फसलों के पास एक खुद की खासियत होती है कि ये मिट्टी की में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी के अंदर सुधरती है। और दूसरा पूजा जी, जब हम चने की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, देखिए चने की हार्वेस्टिंग क्या होती है, चने की फलियां होती हैं जिसे या तो मशीन के द्वारा हार्वेस्ट किया जाता है या मैन्युअली लेबर के थ्रू काटकर इनको मशीन से निकाला जाता है। तो एक बारी जब पौधे से फलियों की छिटाई हो जाती है और पौधे को काटकर हम खेत में ही बिछा देते हैं, और उसके बाद जब बचे हुए पौधे के अवशेषों को हम खेत में उनकी जुताई करते हैं, तो उससे क्या है, हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। इसी तरह दूसरी अन्य फसलें, जैसे अगर हम गन्ने के साथ हमने सरसों की बिजाई की थी, तो सरसों फरवरी में लगभग हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, तो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और जो उसके फसल अवशेष होते हैं उन्हें मिट्टी में उनकी कल्टीवेशन कर देते हैं। ऐसे ही हम गेहूं के साथ करते हैं, ऐसे ही मटर के साथ करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये फसलें, एक तो जैसे दलहनी जो फसलें हैं वो अपनी जड़ों के साथ में मिट्टी की गुणवत्ता को, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारेंगी, और दूसरा जब उनके फसल अवशेष को हम मिट्टी में मिला देंगे तो उससे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा। तो ये मिट्टी के स्वास्थ्य को बरकरार रखने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। एक इनका फायदा हो रहा है पूजा जी, जैसे कई जगहों पे क्या होता है कि बाढ़ जैसी समस्याएं या अधिक वर्षा जैसी समस्याएं बहुत आती हैं। तो अगर हमने एक खेत में एक फसल लगाई है और बीच में उस फसल को हमने लाइन टू लाइन लगाया है, जैसे सपोज करो गन्ने की हम बात कर रहे थे कि गन्ने को हमने 3 फीट की दूरी पे लाइन टू लाइन लगा दी, तो उसमें आप देखोगे कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में दूरी काफी है, 3 फीट है। तो ऐसे में जब बारिश होती है या पानी कहीं से ज्यादा आ गया, तो वो जो बीच की जगह है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में, तो उसमें जो मिट्टी है उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो वो मिट्टी बहा के चली जाना या वेस्ट हो जाना, वॉश आउट हो जाना, तो इस तरह की भी समस्या कई जगह आ जाती है। तो ऐसे में अगर हमने इंटरक्रॉप लगा दी है, तो इंटरक्रॉप में क्या होगा कि जो बीच की लैंड थी, जैसे गन्ने की दूरी थी 3 फीट, तो बीच की लैंड में क्या होगा, बीच की लैंड में हमने सरसों की बिजाई कर दी या गेहूं लगा दिया या मटर लगा दिया, तो जो भूमि का हिस्सा था वो भी कवर हो चुका है। और ऐसे में अगर कोई बारिश आती है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये खासकर रबी फसलों में तो नहीं, पर जैसे गर्मियों की फसलें जो आती हैं, खरीफ सीजन की क्रॉप होती है, उसमें मुख्यतः जब बारिशें ज्यादा होती हैं अपने भारत में, तो उस समय ये चीजें देखने को हमारे सामने मिलती है। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं शुभम अत्री जी। अभी तो बात हुई कैसे हम मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रखें, कैसे इंटरक्रॉपिंग करें, क्या क्या मुनाफे हैं उसके और क्या क्या सावधानियां उसमें बरतनी है, और साथ ही साथ किस तरह से किसकी इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसली प्रबंधन हम कर सकते हैं। लेकिन शुभम जी, जरा बात की जाए हमारे किसान भाइयों के मुनाफे की, तो कृपया ये भी जानकारी दें कि किसानों का अतिरिक्त मुनाफा वो कैसे सुनिश्चित करें इस अंतर फसली प्रबंधन के माध्यम से। देखिए, हमारी जो खेती है वो एट द लास्ट मुनाफे के लिए ही की जाती है, और हमारी अगर खेती की तरीके से अगर हमें मुनाफा नहीं मिलता तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छी पद्धति नहीं है, अगर हमारे किसान इस चीज से अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते। तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करने की जरूरत है कि जब भी आप अपनी खेत में प्रबंधन करते हैं या किसी फसल की बुआई करते हैं, तो और साथ में आप सहफसली लेना चाहते हैं, इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप दोनों फसलों का बेहतर रखरखाव कर सकें।
दूसरा, आज हमारे किसान भाइयों को एक अच्छे मुनाफे के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि उन्हें कनेक्ट होना जरूरी है। कनेक्ट मतलब आज हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है। आज हर किसान कृषि विकास जो केंद्र है हमारे केवी के किसान विकास केंद्र, उस पे आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वहां पर हमारे साइंटिस्ट डेप्यूटेड है। हमारे वहां पर क्रॉप साइंस के लिए एग्रोनॉमी साइंटिस्ट भी हैं, हमारे वहां पर सोइल साइंटिस्ट भी है। तो उनकी भी मदद हमें कहीं ना कहीं अभी लेने की जरूरत है। अगर हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आपको वहां पर कनेक्ट करने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफी हमें कह सकते हैं नए इनिशिएटिव, काफी कह सकते हैं आर्थिक मदद प्रदान करने के साधन प्रोवाइड करती है, पर वो किसानों की नॉलेज में नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें किसान भाई उनका लाभ नहीं उठा पाते। जानकारी भी कई बार उन तक नहीं पहुंचती है। जी जी, इसमें जैसे आपका चैनल है और हम जैसे फार्मर मीटिंग करते हैं तो ये तरीके बिल्कुल हम आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है जानने के लिए कि आप लगातार कनेक्ट रहें अपने ब्लॉक अधिकारी से, अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट करती है कि आप इंटरक्रॉप के लिए जाइए, आप इंटरक्रॉप में दलहनी फसलें बीजिए। और पूजा जी, इसमें क्या होता है कि जो दलहनी फसलें होती है उसका बीज भी गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है। अरे वाह। तो ऐसे में अगर आपको एक फसल का बीज आपको फ्री में मिल रहा है जिससे कि आपकी कल्टीवेशन कॉस्ट में कमी आएगी, तो ऐसे में आप फसल की जब बिजाई करते हैं तो उससे आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बरकरार रहेगा, आपकी कल्टीवेशन कॉस्ट भी कम हो रही है, आपको मुनाफा भी ज्यादा मिल रहा है। तो ये आपके लिए फायदे के सौदे हैं। तीसरी चीज क्या है कि हमने देखा है कि आज जैसे मैंने अभी बात भी की थी कि जो हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, यानी कि जो खेतों में मशीनें यूज होती हैं, वो भी काफी एडवांस आ चुकी हैं। और हमारे जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें ये मशीनें उपलब्ध रहती हैं और वो किसानों को बहुत ही कम दर पे किराए के लिए उन्हें इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। यानी कि सपोज करिए अगर आपको गन्ने को ट्रेंच विधि से बोना है, एक नई विधि से बोना है, और इसके लिए आपके पास मशीन नहीं है, तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र में वो मशीन में आपको मिल जाएगी। वहां पे आप अपनी अर्जी लगाइए, वहां पे आपको वो किराए के लिए मिल जाएगी और किराए आप इसके इस्तेमाल करके वहां पे वापस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का खुद ये एक इनिशिएटिव है कि आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करिए ताकि आपका आर्थिक मुनाफा सुनिश्चित रहे। देखिए, मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत ही प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अगर हम केवल एक सेशन के थ्रू सिर्फ अपने फसल के बारे में ही और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक मुनाफा अच्छे से कहीं कमा पाएंगे। तो आपको फसल की जानकारी के साथ साथ आपके आसपास क्या हो रहा है, गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, आपके पास आज क्या सुविधाएं उपलब्ध है, उन सब की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको वास्तविक में मुनाफा हो। बिल्कुल। और अब तो नई तकनीकें भी आ गई हैं, जमाना इतना आगे बढ़ गया है, साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी नई नई लेकर आई है, इतना आगे बढ़ गई है हमारी साइंस भी कि बहुत सारी ऐसी मशीनें लेकर आ गए हैं जिससे कृषि करना अब उतना मेहनत वाला काम और समय वाला काम नहीं रहा। अब हमारे किसान भाई कम मेहनत के साथ ज्यादा अच्छे से कृषि कर सकते हैं, जल्द कर सकते हैं और जल्द ही मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं अच्छी कृषि के साथ। तो ये तो आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातचीत हुई है। श्रोताओं, आज हमारे साथ श्री शुभम अत्री जी, जो कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रीजनल एग्रोनॉमिस्ट हैं, ये जुड़े और इन्होंने गन्ना, गेहूं, सरसों और मटर की अंतर फसली प्रबंधन पर बात की है। बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमें डिटेल में दी हैं। चलते चलते शुभम जी, हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश हमारे किसान भाइयों के लिए यही है कि अभी बहुत ही बढ़िया समय है जिसमें आप गेहूं की बिजाई अभी खेतों में कर रहे हैं और गेहूं हमारे देश की एक प्रमुख फसल है रबी की। तो किसान भाइयों, बीज का प्रयोग अच्छी क्वालिटी का करें, अच्छी किस्म का बीज करें और उसमें खादों का अच्छा प्रयोग करें, क्योंकि गेहूं के पास आज एक क्षमता है अच्छी पैदावार देने की। और मैंने जैसा बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अभी एमएसपी भी बढ़ा दिया है, मिनिमम स्पॉट प्राइस भी, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मुनाफा गेहूं से भी मिल सकता है। तो आप जो भी खेती करते हैं उसको ध्यानपूर्वक और उसके डिटेल में जानने की कोशिश करें कि इससे हमें कितना मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल।
और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में मुझे एक सबसे अच्छी बात आपकी लगी कि कनेक्ट करें, हमारे किसान भाइयों को कनेक्ट करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, साथ ही साथ विशेषज्ञों की राय लेना, सोशल मीडिया से जुड़ना, सही और सटीक जानकारी जहां भी प्राप्त हो रही है वो लेना और दूसरे किसान भाई के साथ साझा करना, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि सभी शुभ हार्वेस्ट करें। तो आज के कार्यक्रम में यानी कि किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में हमने बहुत अच्छी बातें करी हैं, बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त करी हैं। शुभम अत्री जी, आपसे आपने अपना कीमती समय और कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो किसान भाइयों, अब अगली मुलाकात होगी आपसे ढेर सारी अच्छी जानकारियों के साथ ही साथ एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।